तो 6 का क्या लिखेंगे, 6 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी सिंपल देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार 2 के पावर 1, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो एक बार लिख दिए। सेम 72 के साथ 2 कितनी बार है, 2 है, 3 टाइम्स लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, तो 3 है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 तो 120 में देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 है, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स है, एंड 5, है ना। चलो यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये हो गया, हमने निकाल लिया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना इसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, ध्यान समझना। एलसीएम में क्या होता है कि अगर हम 2 का ले रहे हैं, अगर 2 को अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें जो सबसे अधिक घात वाला, सबसे ज्यादा वाला है, तो देखो तीनों के गुणनखंड में देखो, यहाँ पे देखो 2 की घात 1 है, यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है, यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 की घात 3, तो क्या ले लेंगे सर, सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 2 की घात। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एलसीएम में क्या होता है कि मान लो हमें 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, जो भी हो, है ना, तो जो भी हम संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो पहले 2 का देख रहे हैं, तो 2 की घात ज्यादा वाला लेते हैं। कौन सी ज्यादा, 2 की घात 3 ज्यादा है, 2 की घात 5 ज्यादा है, मतलब कौन जो ज्यादा वो उसको लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो कि सर यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 3, यहाँ पे भी 2 की घात 3, यानी सबसे ज्यादा क्या है, 2 की घात 3 है ना। चलो अब इसके बाद हम आते हैं 3 की घात पे, तो सर देखो यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ पे देखो 3 की घात 2 है, यहाँ पे देखो 3 की घात 1 है, सबसे ज्यादा कौन सा घात दिख रहा है सर, 3 की घात 2 दिख रहा है, तो 3 की घात 2 देख लेंगे। फिर आता है सर देखो यहाँ पे 5 की घात 1 ही में है सर, तो 5 की घात 1 ले लिए, है ना, फिर एक तो है ही, एक ले लो, नहीं भी लो तो काम चले, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की घात 3 के मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करते हो क्या क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, और यहाँ से कर लेंगे 8 3 जा बताओ 24, 24 में पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास, देखो, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 या 72, तो ये आ गया 72, अब 72 पच्चे गुना कर लो, 5 दूनी 10, एक 7 पच्चे 35, और एक बताओ कितना होगा, 7 पच्चे 35 और एक 36, कितना जगह 360, कितना जगह 360, आया समझ में। आ गया सर, थैंक हाँ यू। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो तो इसी प्रकार जो कोशिश किया करो, देखो अब लेट से डाउट पूछ रहे हो, पहले पूछ लिया करो, मतलब 7 बजे से पहले पूछ लिया करो, ताकि हम पहले डिस्कस कर लें, है ना। चलो क्लियर है। तो देखो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये हमने पिछली, जब हमने फर्स्ट चैप्टर सीखा था वहां पे हमने ये सिखाया था आपको अच्छे से, तो वहां पे भी आप बाकी अभी डाउट हो तब पहले पूछ लिया करो, ये क्लास के बाद पूछ लिया करो, जो पिछला डाउट है ना। चलो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं ना आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की, अब हम दूसरी अध्याय डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। और बहुपद और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया था, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर बताया कि कौन सी बीजीय व्यंजक हमारी पोलिनोमियल, हमारे बहुपद कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कैसी बीजीय व्यंजक हमारी बहुपद कहलाती है। तो देखिए हमने सीखा था कि सर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, इसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर के साथ चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, ऐसे समझ, है ना। तो ऐसा इसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमारे पास है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताना आप लोग कि मान लो मैं अगर बोलूं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या ये हमारा बहुपद है, अगर है तो चैट से वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। सिर्फ देख रहे हैं चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि देखो इसका घात क्या है सर, 2, इसका घात क्या है सर, 1, सर ये देखो दोनों के दोनों पूर्ण संख्या, तो बोलेंगे क्या ये हमारी बहुपद है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। √x+5, बताइए क्या ये हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में आई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना। हाँ बाबू, माइक ऑन करके नहीं बोला, जब माइक ऑन करके डाउट पूछना होता है, हैंड रेस करना होता है, मैं खुद आपका नाम लूंगा कि आप अपना माइक ऑन करके पूछ लिया। ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना होता है ना बाबू, चैट में बोल लो आप, चैट में बता दिया करो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम जानते हैं कि अगर कोई चर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर आता है तो वो बहुपद नहीं होता। तो दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे सर, ये जो √x लिखा है इसका मतलब ये लिखा है x⁻1/2। और सर चर की घात भिन्न संख्या भी होती है तो वो भी बहुपद नहीं होती है। यानी देखो यहाँ पे चर की घात क्या है, यहाँ पे देखो चर की घात जो है, आप देख सकते हो चर की घात क्या, 1/2, जो कि हम क्या बोलेंगे, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं, हमारी पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये हमारी बहुपद भी नहीं है। इसलिए हमारी क्या है, बहुपद भी नहीं, बहुपद नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स की घात, या ऐसे बोल दो 1/x+5, बताइए क्या ये हमारी बहुपद है? क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो, या नहीं है रीजन भी बता सकते हो आप साथ ही साथ चैट में, बाकी आप लोग आंसर सही कर रहे हो। या चलो, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर अगर कोई चर हर में रहता है, अगर कोई चर सर हर में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि सर जो वो चर जो है ना ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है। ठीक है, यानी सिंपल हम ये याद रख लेते हैं कि कैसे कैसे सर चर हमारे बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो अगर वो चर हर में होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता। बस सिंपल हमने यहाँ याद किया था कि सर चर अगर हर में हो तो वो बहुपद नहीं, बहुपद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर वो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, है ना। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया था, मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करा दिया, जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी कीजिए। बाकी आप लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो अब आते हैं, देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान से, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं बोला गया? क्या दिखा है? नहीं बोला गया, है ना। चलो टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको। चलो बनाइए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? नहीं बोला गया, ठीक है। अच्छा इसका इसका थोड़ा सा मैं, हाँ, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। ये देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है ऐसे 1/x है। क्या लिखा है? ये 1/x लिखा है ना। इस पे ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में गलती नहीं करते, है ना। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे जरूर आंसर किया कीजिए, है ना। चलिए बहुत लास्ट 5 सेकेंड, बहुत में मतलब नहीं आप लोगों ने आंसर किया। 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। सर बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान से, मैंने अभी आपको रिवीजन भी करा दिया, उससे भी आप बना सकते थे। क्या बोला है सर? कौन सा बहुपद नहीं है? नहीं बोला गया। सर देखो इसकी घात क्या है सर, एक्स की घात क्या है?
4 की घात क्या है, तो बोलोगे क्या यहाँ पे सर घात जो है वो 1 है, तो क्या एक पूर्ण संख्या है सर? हाँ सर पूर्ण संख्या है, यानी ये सर तो बहुपद है, ये सर बहुपद है, लेकिन हमें बोला नहीं, यानी ये गलत हो गया। अब देखो इसकी घात क्या है सर 2, 4 की घात क्या है सर 2, 4 की घात क्या है सर 2, इसका मतलब ये भी सर पूर्ण संख्या है, यानी सर ये भी बहुपद है, लेकिन हमें बोला कौन बहुपद नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखो x की घात 1, इसमें क्या है घात 1 है, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या है, ये भी हमारी क्या है पूर्ण संख्या, यानी ये भी गलत। अब ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे हमारा हर में है चर, क्या है यहाँ पे हमारा हर में है चर, ठीक है। हर में चर होता है तो मैंने सिखाया था कि हर का चर, हर में जो चर होता है अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सर x की घात माइनस के, यानी इसका मतलब ये -1 क्या हो गया सर पूर्ण संख्या नहीं होती है, -1 सर पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब यह जो है बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है, यह जो है बहुपद नहीं है, समझ में? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट। आसान भी है, आसान से सबको समझ में भी आ गया होगा, हाँ। चलो अब थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक याद दिला देता हूँ, ध्यान दो, अधिकतर बच्चों को क्या लगता है, देखो ये √3 और x, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा है √3x, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि √3 इंटू एक्स की घात 1, इसका मतलब है कि सर दोनों अंदर अंदर है, √3 इंटू √x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कभी भी ये मत समझ लीजिएगा ये लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में यही समझ लिए थे कि सर ये लिखा है √3x, मतलब √x समझ लिए थे, ऐसा नहीं है। बहुपद कब नहीं होता है, जब वहां पे हमें √x दिखे, मतलब x की घात x दिखना चाहिए वर्गमूल में, क्या यहाँ पे x वर्गमूल में दिख रहा है? नहीं सर x नहीं दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी हो, रूट हो, माइनस हो, मतलब उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो, उससे हमें नहीं मतलब होता, हमें सिर्फ मतलब होता है x से। x जो होना चाहिए वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, x हर में नहीं होना चाहिए, और x की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो जो 2-3 बच्चे ने जिन्होंने आंसर जो है ऑप्शन बी क्लिक किया तो उनको समझ में आ गया ना बाबू, √3x का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि दोनों रूट में लिखा हुआ है ना। आगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उम्मीद करते गलती नहीं होगा आपसे, क्लियर है? चलो, है ना, मैं समझ गया था। चलो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, और क्यों आसान है अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी चीजें पढ़ाई एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चर पढ़ाया, अचर पढ़ाया, विजीय व्यंजक पढ़ाया, विजीय व्यंजक में किस प्रकार के विजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं ये पढ़ाया। ये 4 टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट, आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर लो, अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ डाउट है आप एन टाइप करो, पूछ लो, नहीं डाउट है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। सब क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? चलो अब आते हैं, देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुपद की घात, सबसे आसान टॉपिक है, समझते हैं कैसे समझते हैं, चलो एग्जांपल की जरिए समझते हैं। चलो आपसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें पूछूंगा, बताइएगा यहाँ पे जो है चर की घातांक क्या क्या है हमें बताइए। हाँ चर से बताइए कि यहाँ पे चर की घातांक क्या क्या है। यहाँ पे चर की घातांक क्या क्या है, ध्यान से करेंगे, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देता हूँ, ध्यान दो। ये लिखा है सर 4x की घात 2 माइनस 3x की घात 1, कुछ नहीं दिया है 1 प्लस 7, यहाँ पे देखो कुछ नहीं रहता है, यानी x की घात 0 रहता है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे कि सर x की घात क्या है 0 है। और हमें पता है कि किसी भी संख्या, और हमें क्या पता है कि सर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो
तो इसका वैल्यू होता है 1। अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका क्या मान होता है, उसका मान होता है 1। यहाँ तक कोई डाउट हो, है ना? किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान होता है 1। क्लियर है? अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आना, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या ले लो, 7 6 8 होल टू द पावर अगर 0 तो इसका मान होता है 1। क्या होता है मान 1। कितना भी बड़ा संख्या ले लो अगर उसकी घात में 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे देखो क्या, x की घात 0, x की घात 0, इसका मतलब इसका मान कितना होता होगा, 1 होता होगा। इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब आपको मतलब समझ में आ गया ना कि लिख भी सकते हैं और क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्स घाट का, एक्स घाट 0 का मान 1 होता है, इसलिए हम कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, है ना? सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्लियर है? बस हम यहाँ पे अभी घातांक का बात चल रहा है इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि 7 के साथ भी कुछ ना कुछ एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कुछ ना कुछ गुणज गुना हुआ है, कुछ ना कुछ उसका क्या बोलते हैं मल्टीपल गुना हुआ है एक्स का, है ना? समझ में आया? चलो यहाँ तक क्लियर। अब आप बताओ, अब सही से बताओ कि अब बताओ इसके हिसाब से सर कौन कौन से इसके पास घातांक है, बताइए। अब बताइए इसके हिसाब से इसके पास कौन कौन से घातांक है। कौन कौन से घातांक है? ध्यान से बाबू, ध्यान से। घातांक, एक्स का घातांक देखो, या बहुत हद तक सही कर रहे हो। देखो क्या है सर, पहला घातांक है सर 2, सर दूसरा घातांक है सर 1, फिर सर तीसरा घातांक है 0, ना कि 1। ऐसा नहीं में क्या है, अब सही कर रहे हो, अब सही करो। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना? अब आते हैं सर, ठीक है यहाँ तक तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी घातांक समझ में आ गया, लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। यहाँ तक तो सर समझ में आ गया, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया कि बहुपद की घात निकालना था, हमें घातांक पता चल गया 2 1 0। लेकिन अभी तक सर ये आपने नहीं बताया कि इसकी घात क्या है। देखो घात क्या होता है, जो भी इन घातांकों में सबसे अधिक यानी अधिकतम घातांक क्या है, बताइए यहाँ पे। सर अधिकतम घातांक इनमें कौन सा, 2 1 0 में अधिकतम घातांक क्या है सर, 2। तो जो भी इसमें से अधिकतम घातांक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग घात कहते हैं। यानी सबसे आसान क्यों है सर घात निकालना, क्योंकि जो भी घातांक दिया है उसमें सबसे ज्यादा देख लो कौन सा है, वही हो जाएगा घात। तो यहाँ देखेंगे सर घातांक क्या क्या है, 2 1 0, इसमें जो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक सर 2 है, इसलिए हमारा घात क्या हो जाएगा सर, इस बहुपति घात क्या हो जाएगा सर, इस बहुपति घात हो जाएगा 2। इस बहुपति घात क्या हो जाएगा सर, तो क्योंकि सबसे अधिक कौन सा है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि बहुपद की घात क्या हो गया, इस बहुपद की घात क्या हो गई, इस बहुपद की घात हो गई 2। क्लियर है? चलो अब आते हैं अगला नेक्स्ट, 3x के पावर 7 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 3। अब बताइए इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, बताइए। हाँ, मतलब मेरे लिखने से पहले आप लोग आंसर दे दो, बहुत ग्रेट। सर सिंपल क्या करते हैं, हमेशा से पहले घातांक लिख लो, घातांक लिख लो। सर घातांक क्या है, घातांक है सर 7 2 3, तो इसमें सर सबसे अधिक कौन सा है, 7। यानी बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी 7। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट अप कर दो। यानी किसी भी बहुपद की अधिकतम घातांक को ही उसकी घात कहते हैं। तो आपने इसमें एक स्टेटमेंट ध्यान से सुना होगा, स्टेटमेंट क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। किसी भी बहुपद, यानी बहुपद होना अनिवार्य है, अगर वो बहुपद नहीं होता है तो उसका घात भी पॉसिबल नहीं है, घात हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या है कि उसकी सर वो बहुपद होनी चाहिए, यानी किसी भी बहुपद की अधिकतम घातांक ही उसकी घात कहलाती है। यानी कोई अगर बहुपद होगा तब उसका घात पॉसिबल है, तब उसका घात हम निकाल सकते हैं। अगर वो बहुपद नहीं होगा तो हम उसकी घात नहीं निकाल सकते हैं, आया समझ में, नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं, यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊं,
जैसे मैं अगर बोलूं 8x की पावर 7, 8x की पावर माइनस का 4, 7x के पावर 2/3, बताइए इसकी घात क्या होगी? बताइए व्हाट इज द घात ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस बीजीय व्यंजक की घात। देखो अभी मैंने आपको बताया, हाँ देखो अब कुछ कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बाकी बच्चे वही फ्लो में मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे फ्लो में। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुना कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी बहुपद की घात न निकालते हैं, तो अगर मान लो वो बहुपद ही नहीं है तो क्या उसकी घात मिलेगी, है ना। दिस इज ए, हाँ, साहिल नाम से बच्चे जमा हुए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है ना। मैंने बताया था कुछ विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात हमारी पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं ना। तो सबसे पहला प्रश्न यही आया कि सर ये बहुपद ही नहीं है, क्यों बहुपद नहीं है? सर देखो यहाँ पे घात में क्या हुआ, ऋणात्मक घात में क्या है सर, भिन्न, ये बहुपद ही नहीं, बहुपद नहीं। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या घात पॉसिबल है? घात पॉसिबल नहीं, यानी इसका घात हम नहीं निकाल सकते। तो हमेशा ध्यान देना, जल्दीबाजी में बाबू कभी भी आंसर मत करना, है ना। हाँ, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। सबसे पहले अगर हमें घात पूछा गया है तो पहले हम ये चेक करते हैं कि हाँ क्या वो बहुपद तो है, बहुपद होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, अगर बहुपद हुआ ही नहीं तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, वहीं पे बोल देंगे सर इसका घात पॉसिबल नहीं, इसका घात हम नहीं निकाल सकते। आगे बहुत समझ में, तो ये एक तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझने के लिए। आपको मतलब कि जनरली सभी बच्चों को ये लगता है ना कि घात मतलब उसकी अधिकतम देख लो घातांक, ठीक है, वो अलग बात है। सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सबसे पहले चेक करना होता है कि वो बहुपद है कि नहीं। बहुपद है तब हम देखेंगे उसकी अधिकतम घात, है ना। बहुपद होगा तब हम उसकी अधिकतम घात देखेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको जरूर 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 नोट करके लिख लेना बाबू आपका ना, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चले तो जल्दी से आप इसको स्टार मार्क करके जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी उसका चैट उसमें डबल वाइट। सबसे पहले बहुपद होनी चाहिए फिर उसकी हम घात देखेंगे, है ना। आगे समझ में, चलो, हाँ ये समझ में आ समझा, चलो इसी पे बताओ सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले बताएंगे सर यहाँ पे चर की अधिकतम घातांक, तो पहले अधिकतम घातांक बाद में देखते हैं, पहले इस चर का घातांक बता दीजिए, कौन कौन सी घातांक बताइए, या इस चर की घातांक बताइए, कौन कौन सी इसकी घातांक, टोटल घातांक लिखिए ध्यान से। महक महक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ध्यान से होगा, हाँ सब बहुत बढ़िया। पूजा नाम से बच्चे जाने बहुत अच्छा अपना आंसर किया। देखो सिंपल है सर, हमेशा कॉपी पे लिख लिया करो, -4x की पावर 10, 3x की पावर कुछ नहीं तो क्या 1, 17x के पावर 0। इस प्रकार कौन कौन सी घातांक होगी सर, 10, 1 और 0। तब बताओ, अब बोला गया कि सर यहाँ पे चर की अधिकतम घातांक बताइए, अधिकतम घातांक क्या है, 10, 1 और 0 में कौन बड़ा है सर, सबसे बड़ा कौन सा है, 10। तो जब अधिकतम घातांक 10 है कि तो इसकी बहुपद घात क्या हो, बहुपद घात भी हो गई 10, तो बहुपद घात भी क्या, बहुपद घात भी हो जाएगी 10। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। आसान आसान क्वेश्चन का, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट। क्वेश्चन आसान था ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं चलो एक एक करके, पहले सबसे पहले चर की क्या क्या घात है, फिर उसके मतलब घात की जगह घातांक बोलो, चर की क्या क्या घातांक है, फिर हम बहुपदी घात। तो ये पहला हम क्वेश्चन देते हैं, चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ सर बच्चे।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब यानी चर की घातांक क्या क्या होगी यहाँ पे, देखो चर की घातांक देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा 1, और यहाँ पे देखो x की घात कुछ नहीं दिखा 0। क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2, 1 और 0, है ना। पहले घातांक लिख लेते हैं सबका, है ना। फिर बताओ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में चर की घातांक क्या क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में चर की घातांक क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में चर की घातांक क्या क्या है। थोड़ा सा जूम कर देगा, अच्छे से दिखेगा आपको, थोड़ा सा जूम कर दो, हाँ। तो हाँ, पहले घातांक लिख लेते हैं, फिर हम उसके घात की बात करेंगे, है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन में, ग्रेट, बहुत नहीं सर। देखो ये हो गया सर 7, सर 10, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा सर, एक्स की घात 0, है ना। 7, 10, 0। चलो इसी पे बताओ सर चीज का, यहाँ पे एक्स रखेंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे एक्स रखेंगे या जेड रखेंगे, जेड वाले चर है तो लिखेंगे जेड की घात 0, है ना। अब देखो इसी तरह यहाँ पे देखो वाई है तो यहाँ क्या रखेंगे, वाई वाला रखेंगे ना, तो वाई की घात 0, है ना। बताओ ग्रेट। 9, 9 किसको दिख रहा है, 1 और 9 एक बच्चे ने लिखा, लक्ष्मी नाम से बच्चे 0 है ना। अच्छा गलती से आपने टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, चलो 1 और 0। चलो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल कॉन्स्टेंट, तो किसी भी चर को ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड कोई भी ले लो, किसी भी चर का घात क्या मान लो 0 हो जाए। या आप ऐसे सिंपली ऐसे समझ सकते हो, कोई भी चर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसके बगल में, तो कोई भी चर मान लो, यानी चर की घात 0। यहाँ कोई ना कोई ऐसा चर होगा, एक्स हो सकता है, ये चर कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एबीसीडी मतलब जो भी, है ना। तो यहाँ पे हमारे घात क्या है, घातांक क्या है, घातांक है यहाँ पे 0। क्या यहाँ पे घातांक क्या है 0। अब आते हैं सर एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या बोला है, बहुपद की घात, क्या बोला है सर, बहुपद की घात। पहला क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या होता है सर, अधिकतम घातांक, लिख देंगे यहाँ पे इसके नीचे, अधिकतम घातांक, है ना। तो बताओ 2, 1 और 0, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 2, 7, 10 और 0, सबसे ज्यादा क्या है 10। सर 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन सा है सर 1, सर यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया। आगे समझ में, सबसे आसान तरीका है आपका ये फाइंड करने का। तो पहले आप घातांक लिख लिया करो, उसमें देख लो सबसे अधिक कौन सा है, वही हमारी क्या कहलाएगी, घात कहला जाएगी, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे या जल्दी से आप इस पेज, हाँ बहुत इजी है, बस ध्यान क्या देना है, हमेशा ध्यान देना है कि पहले वो बहुपद होना चाहिए। अब ध्यान दो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे बहुपद थे, क्योंकि देखो सबकी घात क्या रहती है, पूर्ण संख्या रहती है, तो बहुपद इसलिए हम उसका आसानी से घात में निकाल पाए, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये हमने सीख लिया, घात सीख लिया, अब हम सीखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या सीखते हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, बहुपद के प्रकार भी बहुत आसान है। चलो इसके पहले मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। बहुपद की घात समझ में आ गया सर बच्चों को, एक बार जल्द से चैट में वाई टाइप कर देंगे, अगर डाउट है कुछ भी तो एन टाइप कर दीजिए। अगर बहुपद घात समझ में आ गया वाई टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया ना। चलो अब बताओ सर बहुपद के प्रकार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले बहुपद का जो प्रकार देखते हैं वो घात के आधार पर देखते हैं। घात अब आपको समझ में भी आ गया होगा, घात का मतलब क्या हुआ कि सर उस बहुपद में, चलो कुछ बच्चे ज्वाइन किए देखो, हाँ जो बच्चे ये ज्वाइन किए जो बार बार वाई टाइप करते हैं या इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करते हैं, जैसे नो नेम से एक बच्चा ज्वाइन किया है, और हम इस प्रकार के कोई भी अनावश्यक हरकतें हम मतलब नहीं कर सकते, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको क्लास से बाहर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं उसका। चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हाँ चलो बाहर चले गए, चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ यहाँ तक क्लियर, ऐसा नहीं यहाँ तक समझ में गया। हाँ अब देखते हैं सर, हम बहुपद के प्रकार सीखेंगे किसके आधार पे, बहुपद की घात के आधार पे। तो घात मतलब है कि सर उसमें उसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घातांक कितनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे सर बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद की घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो अभी हमें दिख रहा है सर 2-3 प्रकार दिख रहे हैं कि बहुपद के प्रकार। सबसे पहले दिख रहा है सर रैखिक बहुपद। तो सर देखो नाम से ही क्लियर, रैखिक मतलब इसमें जो होती है अधिकतम घात क्या होती है, देखो घात
अगर मैंने बोला घात सर इसमें एक होता है, इसका मतलब कौन बच्चे बताएगा चैट बॉक्स में कि घात एक मतलब इसमें अधिकतम घातांक कितनी आई होगी? अधिकतम घातांक कितनी आई होगी? घातांक अधिकतम आई होगी आपकी एक, है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे पास द्विघात बहुपद में ये है कि इसकी अधिकतम घात, इसकी घात कितनी है? दो, यानी इसकी अधिकतम घातांक कितनी आई होगी? इसकी अधिकतम घातांक कितनी आई होगी? तो आप बोलोगे सर दो। इसके अलावा भी घातांक आए होंगे, जैसे 1 आया होगा, 0 आएगा, लेकिन उसमें सबसे अधिकतम कौन सी होनी चाहिए? दो, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आता है सर त्रिघात बहुपद, मतलब जिसकी घात हो 3, जिसमें अधिकतम घातांक कितना तक होना चाहिए? 3 तक होना चाहिए। अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए सर? अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए सर? 3। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 तक जाएगा, उसके नीचे वाला हो सकता है। मतलब सबसे ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 3 तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, है ना। चलो तब हम क्या करते हैं, सबका एक एक उदाहरण ना यहाँ पे साथ के लिए दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो रैखिक बहुपद देखो, एक उदाहरण, दो उदाहरण देख लेते हैं सब में। तो इसका उदाहरण देखते हैं, चलो 7x+5। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 5 के पास क्या कुछ नहीं दिखा है, x के पावर 0, यहाँ पे क्या है 1। यानी देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक है। अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो रखिए ऊपर। दूसरा 8x, यानी इसका भी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घातांक कितनी है? एक है। इसका भी अधिकतम घातांक कितनी है? एक है ना। चलो बहुत अच्छा, अच्छा आप लोग एग्जाम्पल भी करो, बहुत ही है। यानी हमने देखा कि सर किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद हो, हाँ, कोई भी बहुपद हो, अगर उसकी घात एक हो, मतलब उसकी अधिकतम घातांक एक होती है, तो उससे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार एक ही चीज को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, यहीं पे समझ लो। अब घर पे अब नहीं छोड़ा करो, है ना। समझ में आया ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यानी कोई भी बहुपद हो, अगर उसकी अधिकतम घात एक हो, घातांक एक हो, तो उससे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, है ना। अब ठीक इसी प्रकार हम आते हैं दूसरा पे। चलो दूसरा क्या है, ध्यान से तो समझो। इसमें क्या होनी चाहिए सर? अधिकतम घातांक दो होना चाहिए, यानी दो से नीचे भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, 3x² + 7x + 5, 7x पर मानो 1 हो गया, 5x पर 0। यानी देखो अधिकतम इसकी घात कितनी है? अधिकतम घातांक कितनी है? दो, यानी घात कितनी है इसकी? दो। दूसरा भी हो सकता है सर, से 7x⁵, सॉरी 5 बोले, 7x⁵2 + 6x, इतना तक भी हो सकता है। यानी सर घात दो बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें घात एक नहीं आएगा, उसमें घात 0 नहीं आएगा, वो आ सकते, लेकिन ध्यान देना कि सबसे अधिक घात क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार त्रिघात बहुपद देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद होता है सर जिसमें अधिकतम घात कितनी? 3 हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, चलो ax³ + bx² + cx, ऐसे कर लो, है ना, प्लस d कर लो। तो इसमें हमें दिखा सर इसका अधिकतम घातांक कितनी है? 3। अधिकतम घातांक कितनी है, यानी इसकी घात कितनी है? 3। अब आते हैं चलो दूसरा, बी ऑप्शन, 7x³ + 6x। तो इसमें हम दिखा है सर इसकी अधिकतम घातांक कितनी है? तो अधिकतम घातांक दिखाओ, इसका क्या हो गया? 3। अधिकतम घातांक कितनी हो गई? 3, यानी इसकी घात कितनी है? 3। यहाँ तक क्लियर है? ये तो क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है? यानी किसी भी बहुपद की अधिकतम घातांक 3, यानी घात 3 होती है, तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। किसी भी बहुपद की अधिकतम घातांक 2 होती है, यानी घात 2 होती है, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। और किसी भी बहुपद की घातांक 1 हो, अधिकतम घातांक 1 हो, घात 1 हो, तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। उम्मीद करते यहाँ तक एकदम शॉर्ट्स एंड समरी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। क्लियर है यहाँ तक ना? जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट में डाउनलोड कर दें। क्लियर है ना? अच्छा कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो जिस प्रकार से मैंने लिखा है ना, उम्मीद करते इसी प्रकार से आपका नोट्स बनते आ रहा होगा। जितना मैंने पढ़ा है साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहे हो ना। और साथ ही साथ नोट्स बना रहे हो, बहुत बढ़िया, नहीं बना पाते हो तो स्क्रीनशॉट के साथ जरूर बना लिएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलो
तो एक तरफ से यहाँ सीख लेते हैं कि सर इसका व्यापक रूप क्या हो गया। जैसे कि मैंने समझाया कि सर रैखिक बहुपद मतलब घात वन आना चाहिए, है ना। देखो घात वन मतलब इसका व्यापक रूप में देखो कि एक्स प्लस बी, जहां पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लेते, एक समझेंगे बाकी सब समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले व्यापक रूप मतलब इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ताकि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब इसी पे आधारित जितने भी हमारे रैखिक बहुपद होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। सिर्फ हम ए और बी का मान चेंज करते रहेंगे। देखो हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि अगर रैखिक बहुपद आएगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, मतलब सिर्फ हम ए और बी का मान चेंज, जैसे ए का मान रख दिए 2, अब बी का मान 3, ए का मान रख दिए 5, बी का मान रख दिए 7, यानी सिर्फ हम ए और बी का मान चेंज करेंगे, सिर्फ हम ए और बी का मान चेंज करेंगे, हमारा रैखिक बहुपद मिलने लगेगा। सिंपल यही बात सीखना है, ए और बी का मान चेंज करेंगे, बाकी हमारा रैखिक बहुपद मिल जाएगा, है ना। चलो तो ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देते हैं ए एक्स प्लस बी, है ना। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप सोचे क्यों जीरो नहीं होना चाहिए सर, अगर मान लेते हैं यहाँ ए के मान जीरो हो गया, जीरो गुने एक्स प्लस बी, तो आप क्या बोले सर जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे क्या मिलेगा सर, जीरो आ जाएगा। तो जीरो प्लस बी, अब इसका मतलब बी के पास कौन सा घात था, मतलब कौन सी एक्स की घात थी, तो सर एक्स के पावर जीरो, यानी हम बोलेंगे सर यहाँ पे ना अब अधिकतम घातांक कितनी हो गई सर, जीरो हो गई। इसलिए अधिकतम घातांक जीरो मतलब इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात तो जीरो हो गई। लेकिन सर हमने सीखा है रैखिक बहुपद की घात तो एक होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सर ए का मान जीरो हुआ, इसका मतलब उसका घात जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी ए का मान जीरो के बराबर नहीं होता है, इसलिए कभी भी ए का मान जीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो वो रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा। अगर सुनिए, चलो इसी तरह सर दूसरा भी दिया गया, दूसरा क्या दिया गया है सर, दूसरा दिया गया इसका व्यापक रूप क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे सर ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर अगर ए का मान जीरो के बराबर हुआ तो इसकी अधिकतम घातांक जो दो है वो नहीं रहेगा, तो अधिकतम घातांक क्या बच जाएगा सर, एक बच जाएगा, तो वो रैखिक बहुपद में चला जाएगा, है ना। तो यानी द्विघात बहुपद के लिए जरूरी है कि ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो अगला वाला है हमारा, इसमें भी देख लेते हैं सर, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको एकदम सही से समझ में भी आ रहा हुआ कि क्यों ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अगर ए का मान जीरो के बराबर हुआ तो हमारा त्रिघात बहुपद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। व्यापक रूप का मतलब होता है कि हम ए बी सी डी का मान चेंज कर करके कुछ कुछ लिखते रहेंगे, तो उससे हमें नए नए त्रिघात बहुपद मिलते रहेगा, है ना। तो उसका हमने एक जनरलाइज टर्म लिख लिया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाले कर दो। आसान सर, आसान आसान भी था, है ना, है ना। चलो अब जो हम लोग अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अगला, वो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग समीकरण। ठीक है, अगला क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण। चलो अब ये भी बहुत आसान, जैसे कि आपने अधिकतम घात वाले कंसेप्ट सीखा था, अधिकतम घातांक वाला सीखा जिसको हम घात कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अब अगला जो हम टर्म पढ़ने वाले इक्वेशन, ये भी ठीक उसी प्रकार है, ये भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोगों ने अधिकतम घातांक वाला देखा था जिसे घात कहते हैं। अब हम सीखेंगे इक्वेशन, मतलब जितना आसान वो था उतना आसान ये भी है। तो थोड़ा सा आप अटेंशन मोड में आ जाओ। हो सकता है कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा सोच रहे होंगे पिछला, मतलब जो भी चीज है कि अधिकतम घातांक को हम सर घात कहते हैं, और घात अगर एक होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, घात दो होता है तो सर उसके द्विघात बहुपद कहते हैं, और घात सर तीन होता है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आज की क्लास में हम अभी तक यहाँ तक पढ़ लिए, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर सबका। अगर यहाँ तक सबका क्लियर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं जानबूझ के पूछते रहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप अटेंशन में रहो, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ने से पहले पिछला टॉपिक आपको मन से हट जाना चाहिए, है ना, फिर हम आगे अगले टॉपिक पे आएंगे ना। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं हम इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है ना। चलो तो चलो किसी को आइडिया है समीकरण क्या होता है, चैट में बता सकते हो, किसी को भी आइडिया है वो समीकरण क्या होता है तो आप चैट में बता सकते
बताइए, किसी को आइडिया है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे आसान होता है समीकरण, है ना। समीकरण देखो क्या होता है, ठीक है। ये है वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस समझता है? हिंदी में बोलते हैं तो आप बोल दो तराजू। तराजू समझते हैं? तराजू सबको पता है। हाँ चलो, कुछ बच्चे बताना, तराजू समझते हैं ना? तराजू, तराजू समझते हैं? सर्व सर्व तराजू समझते हैं? अब देखो, ये तराजू है। अब हमने क्या किया, इधर रख दिया 10 kg, क्या बोलते हैं, सेव। और इधर हमने कर दिया 10 kg अनार। तो आपको दिखेगा कि सर ये जो तराजू एकदम सिंपल एक सीध में होगा, ऐसे हमेशा क्या होगा, एक सीध में होगा, ठीक है। लेकिन मैंने कर दी इधर 110 kg अनार। तो आप क्या देखोगे सर, कि यह जो अनार वाला पार्ट है, यह जो अनार वाला पार्ट, ये नीचे आ जाएगा। क्या होगा सर, ये नीचे आ जाएगा। क्या होगा सर, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो सर इसको अगर हमें बैलेंस करना है, इसको अगर हमें इक्वल पोजीशन पे लाना है, इसको मतलब एक जगह लाना है, एक बैलेंस पे लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? बताओ जल्दी बताओ सर, बच्चे चार्ट में क्या करना पड़ेगा सर हमें? दूसरी तरफ भी हमें 110 kg सेव कर देना पड़ेगा। 110 kg सेव कर देना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर, ये बैलेंस हो जाएगा। फिर सर क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। 110 kg दूसरी तरफ भी कर देना पड़ेगा, तब दोनों तरफ क्या हो जाएगा सर, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, है ना। तो देखो, कुल मिला के हमने यहाँ पे ये सीखा, कुल मिला के हमने यहाँ पे ये सीखा कि यहीं से आता है समीकरण के बाद, यहीं से आता है इक्वेशन के बाद, कि हमारे पास कोई दो वस्तुएं थी, उनको बैलेंस किए, उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण। मतलब इन दोनों को हम क्या करें, बैलेंस मतलब करो बराबर बोलते हैं। क्या किया हमने इसको, ऐसे बराबर किया। क्या किया हमने इसको, बराबर किया। किसी दो वस्तुओं को हमने क्या किया, ऐसे बराबर किया। मान लो एक वस्तु था सेव, दूसरा था अनार, इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया। इसी को हम बोलते हैं समीकरण। अब इसको हम सीखते हैं किसमें, दो वस्तु की। अब यहाँ पे दो वस्तु की जगह यहाँ पे क्या होता है, ये समझ लो। यहाँ पे दो वस्तु की जगह यहाँ पे क्या होता है, यह समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे दो वस्तु की जगह क्या होता है, कि एक बीजीय व्यंजक इधर होता है, एक बीजीय व्यंजक 1 इधर हो गया, एक बीजीय व्यंजक 2, ठीक है। इन दोनों को जब हम बराबर के साइन से बराबर करते, इक्वेट करते, तो इसे कहते हैं समीकरण। अब आपको ये लग रहा है सर, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक 1, बीजीय व्यंजक 2, ये क्या होता है? चलो ये समझ लो। अब बीजीय व्यंजक 1 कुछ भी ले लो, जैसे मान लो एक्स एक बीजीय व्यंजक है, बराबर दूसरा तरफ बीजीय व्यंजक 2 कुछ भी ले लो। आप बोलोगे सर 2 एक बीजीय व्यंजक है, बोलेंगे सर एक्स बराबर 2, यानी क्या हो गया सर, समीकरण। यानी कुल मिला के अगर आपको कहीं भी ये बराबर का चिन्ह दिखे, बराबर का चिन्ह मिले, तो आप बोल देना कि वो क्या है, वो समीकरण है। क्या बोल दोगे आप, वो समीकरण है। ऐसे में कुल मिला के बस एक ही पॉइंट याद रखना है, कि अगर हमें कहीं भी बराबर का चिन्ह दिखे, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब उसका मतलब समझ लो, कि किसी दो बीजीय व्यंजक को हम बराबर की साइन की मदद से उसको हम इक्वेट किए होते हैं, मतलब उसको बराबर किए होते हैं। मतलब मान लो तराजू था, एक तराजू पे एक बीजीय व्यंजक, दूसरे तरफ दूसरा बीजीय व्यंजक, दोनों को बराबर करने के लिए हमने बीच में बराबर का साइन दे दिया, है ना। उसे कहते हैं समीकरण। बराबर है तो समीकरण कहलाएगा, बराबर नहीं होगा तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा, समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। हाँ, जिनको जिनको डाउट, संदीप वर्मा से बच्चे जाएंगे, आप नेम टाइप के, हाँ रुको आप, ठीक है। जिनको डाउट नहीं है बाबू, आप चैट में वाइट कर जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। बस याद रखना, होमवर्क बनाना अनिवार्य है। होमवर्क बनाओ,
और ग्रुप में शेयर करो। सारे के सारे बच्चों को होमवर्क बनाना, आप होमवर्क बनाओ और ग्रुप में शेयर करो। चलो सारे के सारे बच्चे होमवर्क बनाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। यहाँ जिनको जिनको डाउट हो एन टाइप की आप लिखिए, आप अपने डाउट पूछिए, ठीक है। चलो पहले एक एक करके पहले डाउट क्लियर करते हैं। हाँ बाकी बच्चे जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनको डाउट नहीं जा सकते। संदीप वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, वो अपने एन टाइप के अपना माइक पूछो, डाउट पूछ लो अपना, आप अपना डाउट पूछ लो। सर अब सर मैं लेट ज्वाइन की थी इसलिए देखो, शुरू वाला बता दो दूसरा, कैसे। हाँ हाँ ठीक है, लेट में शुरू में बता देंगे। और कोई बच्चा जो एक एक पूछ लेते हैं जिनका और कोई डाउट हो, जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, है ना। संदीप वर्मा के बाद आता है सर राम अवतार। हाँ, ठीक है अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, रुक जाओ, ठीक है अभी बता देंगे। राम अवतार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, अभी अपना माइक ऑन करो, पूछ लो क्या डाउट है बाबू आपको। सर जो ये अपने समीकरण वाला समझाए थे, इसके पॉइंट समझा दो बस। ये समीकरण वाला, यस सर। ये समीकरण वाला, हाँ तो समीकरण तो मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर मैंने एक बार समझा दूंगा एक एक। हाँ रमन नागर नाम से बच्चा जिनका कोई डाउट है बाबू कुछ। चलो महक चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सर हमारे पास सर ये क्लास करने हम ये नहीं पूछ रहे आता हैं है। सर, ये लेवल 1 की क्लास है ना। हाँ हमारी फ्रेंड पूछ रही थी जैसे वो लेवल 2 में है तो ये ले सकती है ये क्लास। अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि इस प्रकार का जो भी डाउट होता है ना, वो आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति मैसेज करता है, मतलब कि आप जो भी व्यक्ति उनको सर या मैडम जो भी व्यक्ति आपके ग्रुप में एसएमएस करते हैं जो क्लास के लिंक के लिए, उनके पास कॉल करके ये सब डाउट पूछ लिया करो, ठीक है, किस समझ में आया ना। चलो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ कुछ बच्चों को डाउट था, डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं कि सर लेट से आया था तो मैंने क्या क्या चीज आज पढ़ाया है ना। चलो डिस्कस करते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं, बाय बाय बाकी बच्चे जा सकते हैं।